एग्ज़ाम्स मेड सिंपल सुस्वागतम है आपका यूपीएससी सीसैट कोर्स में। तो जैसे आपने करंट अफेयर्स में एक डेमो लेक्चर लिया था, उसी तरीके से आप इसे भी एक डेमो लेक्चर समझ लीजिए, या फिर जो लोग ये कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए इसे लेक्चर 0 या फाउंडेशनल कोर्स समझ लीजिए, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि इस कोर्स में क्या रहेगा, सीसैट क्या चीज़ है यूपीएससी में, क्या इसमें टॉपिक्स रहते हैं, क्या इसमें अक्सर गलतियाँ होती हैं और वो मिस्टेक्स जो होती हैं उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाए, व्हाट शुड बी योर अप्रोच रिगार्डिंग इट। एंड अभी जो थोड़ा सा तरीका बदला है यूपीएससी का, उसके अनुसार हमें कैसे बदलना है, हमें क्या करना है, वो चीज़ें भी हम समझेंगे। ओके, तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि दिस कोर्स विल बी कम्प्लीटली अ नो नॉनसेंस कोर्स। क्यों? क्योंकि हम इसमें कोई भी प्रचार आपके सामने नहीं करेंगे कि आप ये कोर्स खरीद लीजिए, ये पीडीएफ ले लीजिए, ये पेन ड्राइव ले लीजिए तो आपको इसमें ये हो जाएगा, फ़ायदा मिलेगा, ये वो कुछ भी नहीं चलेगा। सीधे कट टू कट बात आएगी, आपको टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, उस पर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है यूपीएससी और कैसे उसको डील करना है। एंड सीसैट जो है उसको आपको पहले समझना पड़ेगा कि वो चीज़ क्या है। सीसैट इज़ नॉट जस्ट अबाउट नोइंग द टिप्स एंड ट्रिक्स। ओके, वो आपको हर कहीं मिल जाएंगी, बुक्स में मिल जाएंगी, आपके कई सारे फ्री कोर्सेज, फ्री वीडियोस डले हुए हैं सीसैट के, आपको वहाँ मिल जाएंगे। द पॉइंट इज़ कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन टिप्स को अप्लाई करना आना चाहिए, और वो अप्लाई करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो यू नीड प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉमन सेंस, जो उस टाइम पे जो होता है हमारा थोड़ा सा कम हो जाता है। और उसकी वजह क्या होती है कि भाई आपने सुबह के स्लॉट में, मॉर्निंग स्लॉट में आपने दिया होता है जीएस का पेपर, वहाँ पे आपने दिए होते हैं पीएम किसान के भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होते हैं, वहाँ पे कोई साइंस का नया कोई एस्टेरॉयड का क्वेश्चन आया हुआ होता है, कोई नया प्रोसीजर पूछ लिया जाता है, अचानक से कोई पॉलिटी का क्वेश्चन आता है। तो व्हेन यू डील विद द मिक्स ऑफ दोज क्वेश्चंस रिलेटेड टू जीएस, आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होते हो इन आफ्टरनून कि आप एकदम से सीसैट के क्वेश्चंस जो कि फिर अचानक से आ जाता है, भाई ABC इंटू डी कर दो, या फिर अचानक से आपको पूछ लिया जाता है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन में पूछ लेगा 2P+C, ये कायदे से एक 6th क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर ले कि ये हमेशा इवन रहेगा या ऑड रहेगा, बट आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में ही नहीं रहते हो कि आप इसको कर लो। एंड उस सब के बीच में जब आपके पास में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं, डीआई के क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर कोई बड़ा सा एक पैराग्राफ आ जाता है आपके पास में अनसीन पैसेज, उसको सॉल्व करने के लिए आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होते। भाई आपने अभी जीएस दिया, पूरे साल आपने तैयारी इन सब की है, और अचानक से जब इतना लंबा एक पैराग्राफ रीड करने के लिए आ जाता है तो मतलब यू लूज दैट सेंस। भले आपका अच्छा कॉमन सेंस होगा, लेकिन उस टाइम पे आपका दिमाग इतना काम नहीं करता है कि हाउ टू डील विद इट। तो मतलब अक्सर क्या होता है, भले आपकी इंग्लिश अच्छी भी क्यों ना हो ना, तो आप उसको स्किप करने लगते हो। इस साल जैसे था इन 2023, आपने 1-2 साल पहले का भी अगर देखा होगा, व्हाट यूपीएससी डिड वाज कि लंबे लंबे पैराग्राफ्स दे दिए थे उन्होंने, और उस पर हार्डली 2-3 सवाल पूछे थे। तो आपको उसमें लगता है कि भाई कॉस्ट बेनिफिट नहीं है इसमें, मतलब टाइम ज़्यादा जाएगा, सो यू ट्राई टू स्किप दिस एंड यू गो टूवर्ड्स द मैथ्स क्वेश्चंस। ओके, और मैथ्स क्वेश्चन आपको दिखते हैं भाई छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं। अब ट्रिक क्या होती है यूपीएससी की कि वो क्वेश्चन ऐसे कॉम्प्लिकेट कर देता है कि उस टाइम पे आपको लगता है यार ये क्या उठा लिया, दिख तो छोटा सा सिंपल सा रहा था, लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा है। और मैं एक और आपका जो मिथ है उसको क्लियर कर दूं। जो मिथ है कि ओनली द इंग्लिश बैकग्राउंड पीपल एंड ओनली द इंजीनियर्स, ओके, ENG एंड ENG, ठीक है, इंजीनियर्स एंड इंग्लिश बैकग्राउंड वाले जो हैं उनके लिए सीसैट है, और कोशिश कर रहा है यूपीएससी बाकी लोग को हटाने के लिए। बिलीव मी, लिटरली बिलीव मी, इंग्लिश बैकग्राउंड के बच्चे जो कि 12 साल स्कूलिंग में इंग्लिश पढ़े, अपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश में पढ़े हैं, और इंजीनियर्स भी जो हैं वो ये एप्टीट्यूड का पेपर क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट 3 of my friends
वेरी क्लोज फ्रेंड्स, इंग्लिश बैकग्राउंड, एक ने तो चलो चौथी तक थोड़ी हिंदी भी पढ़ी थी, लेकिन स्टिल दे वर इंजीनियर्स। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उनका जीएस का पेपर बहुत अच्छा गया, पेपर 1 बहुत अच्छा गया, बट व्हाट दे कुड नॉट डू, दे कुड नॉट क्रैक द सीसेट पेपर, और बहुत कम नंबर से उनका ये नहीं हो पाया, क्वालिफाइंग होने के बावजूद भी ये नहीं हो पाया। तो ये सब मिथ है। उस टाइम पे मैं यही बोलूंगी, केवल और केवल आपका कॉमन सेंस, आपका एक जो कूलनेस होनी चाहिए, कॉमन सेंस देखो तभी काम करता है जब आपका है ना दिमाग थोड़ा सा कूल डाउन रहे। ओके, तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं। और जैसे मैंने कहा कि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि है ना, आप 6th 7th की जो यूपीएससी में अगर कहा जाता है ना कि 10th लेवल न्यूमरेसी, ओके, तो वो बात कहीं से कहीं तक गलत नहीं है अगर आपके कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हैं। सो दैट इज व्हाई नॉट जस्ट द वो किताबों से भी हम डील करेंगे जो आपके सीसेट के लिए, एप्टीट्यूड के लिए आती है, बट ऑल्सो विल बी डीलिंग विद द टॉपिक्स ऑफ एनसीईआरटी, क्योंकि आप देखोगे कि बेसिक जो 6 to 10th के भी मैथ्स है ना, अगर वो भी आपकी समझी हुई, आप काफी सारे क्वेश्चंस क्रैक कर सकते हैं। ओके, तो ये रहेगा हमारा तरीका। एंड वील बी लाइक आई सेड कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की उतनी ज़्यादा कोशिश करेंगे। अब मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें क्या क्या चीज़ें रहती है, तो सीसेट एक्चुअली बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ your quantitative aptitude, and then there is LR, that is logical reasoning, and it also comprises of your English part, verbal reasoning, okay, या फिर reading comprehension, okay। तो इसमें अब जो क्वांट का पार्ट है और लॉजिकल पार्ट है, दिस वुड बी डेल्ट बाय मी, एंड सम टॉपिक्स माइट बी टेकन बाय योर शुभम सर, एंड जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी पार्ट होगा वो भी आपके सर ही डील करेंगे। उसको भी कैसे, आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, क्या फ्रेम ऑफ माइंड, क्या चीज़ वो चाह रहा है यूपीएससी। कई बार क्या होता है ना, जब आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हो तो आप वही चीज़ कंसिडर करने लगते हो जो सही है, जो आपके अनुसार एथिकल है, बट इट वांट्स यू टू गो अकॉर्डिंग टू दैट कॉम्प्रिहेंशन, वो पैसेज के अकॉर्डिंग जानना चाहता है, राइट। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें भी जो है सर अच्छे से गाइड करेंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। सो ये हमारी अप्रोच रहेगी, फाइन। सो मैं आपको अब क्वांट से शुरू करूंगी, और क्वांट में हम सबसे पहले देख लें कि ज़्यादातर सवाल कहाँ से आते हैं। तो again, मतलब there are loads of analysis available on web and available on various YouTube channels and all, you'll see जहाँ पे आपको पूरा दिया होता है कि इसमें से इतने सवाल है, उतने से सवाल है। एक मैं अगर आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव बताऊं कि ब्रॉडली क्या क्या चीज़ें रहती हैं ना, तो आजकल यूपीएससी, अब जैसे पिछली बार डीआई पूछा ही नहीं, स्टिल वील बी स्टडिंग इट, बट डेटा सफिशिएंसी जैसे काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है, ओके। और इसके अलावा पीएनसी के बहुत सवाल आ रहे हैं, एंड अगेन आपका बेसिक जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के भी आपके सिंपल चीजें उठाता है, वो इवन ऑड उठाएगा, प्राइम और कंपोजिट नंबर्स उठाएगा, इनके साथ में खेलता रहेगा, तो काफी क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। तो अभी हम लोग बेसिकली इन्हीं से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कुछ चैप्टर्स ऐसे रहेंगे जिनके मैं आपको जो फॉर्मूले या फिर जो ट्रिक्स वगैरह हैं वो बताऊंगी, पर उसके हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसका वही कॉस्ट बेनिफिट कम है भाई। वर्क और इसका मैं आपको तरीका बता दूंगी, आपको ट्रिक्स बता दूंगी, लेकिन उसमें से अक्सर है ना 1 या 2 सवाल पूछता है, या कई बार कुछ नहीं पूछता है। जैसे टाइम वगैरह का पिछली बार कोई सवाल नहीं पूछा था, डिस्टेंस वगैरह, एज का पूछा था, ओके। तो देखेंगे हम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो ऐसे टॉपिक से हम थोड़ा कम डेप्थ में जाएंगे जिनके ऊपर अभी उसका फोकस कम है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, आप ऐसी बेसिक चीजें, यानी आप इसकी क्वेश्चंस भी देखेंगे ना, तो वही बात है कि वो पूरा का पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉमन सेंस का थोड़ा खेल है, और आपको उसी का ही ध्यान देना पड़ेगा। बाकी बेसिक हम कुछ चैप्टर्स जो है उनके काफी डेप्थ में जाएंगे, फाइन। तो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट थिंग, दैट इज द नंबर सिस्टम। और टाइम गवाए बिना कुछ अच्छा आज शुरू ही कर देते हैं। तो नंबर सिस्टम का मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं कि किस तरीके के सवाल आजकल पूछे जाते हैं। तो 2023 का जैसे ये है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ईच डिजिट ऑफ अ 9 डिजिट नंबर इज 1। ठीक है, तो एक 9 डिजिट नंबर है जिसके सारे डिजिट्स जो हैं
वो 1 है। ओके, अब इसी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया है, इसका स्क्वायर कर दिया है, तो उसका जो डिजिट्स आएंगे उसका रिजल्टिंग नंबर मतलब उसका सम क्या रहेगा रिजल्टिंग नंबर के डिजिट्स का। इसी तरीके से दूसरा सवाल ये मैंने आपको बताया कि ऑड इवन वाला बहुत पूछता है, तो अभी मैंने आपको यहाँ पे कुछ ही एग्जाम्पल दिए हैं, बट यू कैन गो थ्रू दैट पेपर पिछले 2-3 साल के, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। कि यहाँ पे अब दे दिया 3 of the 5 पॉजिटिव इंटीजर्स PQRST आर इवन एंड 2 of them are odd, सो यू हैव टू कंसिडर दीज क्वेश्चंस। तो अब है ये एक तरीके से डेटा सफिशिएंसी, बट इसमें बेस जो है वो इवन ऑड का नंबर सिस्टम का है। ओके, उसी तरीके से अब देखो ये 2015 का सवाल है, ABC इंटू DEED, तो ABC दे रहा है। अब इसमें एक सिंपल सा डिविजिबिलिटी रूल लगा हुआ है। अब इसमें पूछा हुआ है कि डी और ई की वैल्यू क्या है। ओके, आप देखोगे क्वेश्चंस जो है ना ये काफ़ी आसानी से हल हो जाते हैं, बस अगर आप उसके बेस पे जाके देखो। ठीक है, कई सारे सवाल ऐसे होते हैं ना कि आप उनको इमेजिन करके देखो तो कई सारे सवाल आपके हल हो जाते हैं। ओके, अगेन दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2015 और डेटा सफिशिएंसी के साथ में मतलब कंक्लूजन वाला क्वेश्चन था ये, तो उसी के साथ में नंबर सिस्टम को इसने मिक्स किया था। नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड मैगजीन X only is thrice the number of persons who read magazine Y. The number of person who read magazine Y only is thrice the number of person who read X. एक बार में जब आप ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हो ना, और वही मैंने कहा सुबह जिस फ्रेम ऑफ माइंड में थे दिन को ये पढ़ा ना, दिमाग घूम जाएगा, बोलेगा हटाओ नहीं हो रहा है। और कई ऐसे क्वेश्चंस केवल पढ़ के आगे बढ़ने में जो आपके साथ दिक्कत होती है वो होता है टाइम वेस्ट। तो इसीलिए आपको इस कोर्स की अप्रोच जो है वो ऐसी रहेगी हमारी कि आपको चाहे क्वांट हो, चाहे LR हो, लॉजिकल रीजनिंग, चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, उन तीनों में आपका एक बैलेंस बना रहे। ऐसे सवालों को देख के आप एकदम से घबरा ना जाए, बड़े पैसेजेस को देख के घबरा ना जाए, आपको लगे नहीं यार इसको मैं सॉल्व तो कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ओके, तो यही हमारा तरीका रहेगा। फाइन, तो इस तरीके के सवालों को हल करने के लिए लेट्स स्टार्ट विद द नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम पे जाने से पहले वील नीड टू अंडरस्टैंड नंबर्स कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं। तो नंबर्स जो होते हैं बेसिकली ये आपके दो तरीके के होते हैं, वन इज द रियल नंबर एंड वन आर द इमेजिनरी नंबर्स। तो इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं? जिसमें आपके आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अक्सर दिखाया जाता है a+bi के फॉर्मेट में, वेयर i इज योर आयोटा हैविंग द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ -1। ओके, तो ये होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इनको हम अच्छे से आगे देखेंगे, आज केवल आपका बेस बनाया जाएगा नंबर सिस्टम से, नंबर से इंट्रोड्यूस करके। देन रियल नंबर कैन बी क्लासिफाइड इनटू रैशनल और इरैशनल नंबर। आई विल ऑल्सो टेल यू द अदर क्लासिफिकेशन। ठीक है, रैशनल इरैशनल नंबर में, और मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको चीज़ें बताते जाऊंगी। टर्म्स जो यूज़ किए जाएंगे वो इंग्लिश के रहेंगे, बट आवर कन्वर्सेशन विल बी इन बोथ द लैंग्वेजेस, ताकि आपको समझने में भी आसानी रहे। रैशनल और इरैशनल हो गए। फिर अगेन आपके रैशनल नंबर में आ जाते हैं फ्रैक्शंस यानी कि जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। एंड देन देर आर द इंटीजर्स, and integers can further be divided into the negatives. Then there is zero and positive, है ना। जीरो जो होता है ये बहुत बेसिक है, आपको ज्यादातर चीजें पता भी होंगी, बट स्टिल आई एम अज्यूमिंग कि आपको 5th तक का पूरा नॉलेज है। आफ्टर 6th आपका थोड़ा सा वीक है, तो हम सारी चीजों को कवर करते चलेंगे, एंड इट विल ऑल्सो बी अ रिविजन फॉर यू ऑल। ओके, तो नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव, इसमें अब जीरो और पॉजिटिव आपको पता होगा कि जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर यानी 1 2 3 जितने भी हो गए, ये जो पूरा सेट होता है इसको क्या कहा जाता है? दीज आर होल नंबर्स। फाइन, तो आप इंटीजर्स को ये भी कह सकते हो दे आर नेगेटिव एंड होल नंबर्स। और होल नंबर्स में आपको बता दिया क्या आ गया, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट इज 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। और इनको और क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर्स। तो होल नंबर्स इज अ सेट ऑफ जीरो एंड द नेचुरल नंबर्स। फाइन, और इसी का दूसरा क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको बताया वो होता है रियल नंबर्स को ही आप कह सकते हो। रियल नंबर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डेसिमल्स
एंड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स, लाइक आई टोल्ड यू द डिफरेंस, ओके। अगर सिंपल सा अगर सवाल पूछा जाए दैट पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑल नेचुरल नंबर्स, तो इज इट ट्रू और फॉल्स? जैसे बताया, दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू। फाइन, ओके। तो ये आपको समझ में आ गए इंटीजर्स। देन डेसिमल्स का फिर क्लासिफिकेशन क्या होता है? देयर आर फाइनाइट, या फिर जिनको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है, एंड देयर आर इनफाइनाइट और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, तो फाइनाइट या टर्मिनेटिंग क्या हो गए? 4.2, खत्म, ठीक है। और इनफाइनाइट या नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें भी हम देखेंगे आगे, अभी इसी लेक्चर में देखेंगे रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, ओके। सो इफ द टाइम परमिट्स विल गो इनटू दीज थिंग्स एज वेल। और इसमें आपका आ गया, मान लीजिए कि जैसे 3.666666, ओके, और 4.2727, या फिर 6.271824, कुछ तो भी, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। एंड नेचुरल नंबर्स का मैं आपको आगे का क्लासिफिकेशन भी कुछ बता देती हूँ। एक्चुअली में नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, जो अभी हमने बात करी थी इवन ऑड की, तो वो इसको आप ऐसे भी बता सकते हो, दे कैन बी इवन और दे कैन बी ऑड। एंड नेचुरल नंबर्स कैन बी, दूसरा क्लासिफिकेशन, it can be prime or it can be composite or it can be unity, that is 1, okay। तो 1 is neither prime nor composite, okay। तो अभी जितने भी टर्म्स बताएं, क्यों हम टर्म्स को सबसे पहले देख रहे हैं? ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, और जब क्वेश्चन आए तो इन टर्म्स को देख के एकदम से आपको ये ना हो कि होल नंबर, प्राइम, कंपोजिट बोल दिया तो 1 मिनट सोचने में लग गया। नहीं, आपके टिप्स पे रहना चाहिए, तो इसलिए हम पहले बेस अपना पूरा क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो रियल नंबर्स मैंने आपको बता दिए हैं कि रियल नंबर्स में रैशनल, इरैशनल आ गए, या फिर डेसिमल, और ये आ जाएगा आपका, है ना, उसमें। तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं उनको आप फ्रैक्शन की तरह एक्सप्रेस कर सकते हो, रैशनल नंबर्स को, लाइक इट कैन बी 5/2, ओके। और इर्रेशनल कौन से होते हैं? इर्रेशनल जिनको आप ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल पाई, फॉर एग्जाम्पल √2, √3, ओके। और इनको आप नंबर लाइन पे लोकेट भी नहीं कर पाते हैं, फाइन। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट द इमेजिनरी नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर a + bi, राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका हो गया 1 + 4i, सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फ्रैक्शन आई टोल्ड यू p/q के फॉर्म में रहता है फ्रैक्शन। एंड इर्रेशनल नंबर जो होते हैं इनको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कांट बी एक्सप्रेस्ड एज रेशियो, इर्रेशनल नंबर, ओके। प्लीज़ टेल मी अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा हो या स्लो लग रहा हो, या जो भी आपको हो, यू कैन टेल मी इन द फीडबैक सेक्शन, फाइन। इंटीजर्स याद रखिएगा कि जो इंटीजर्स होते हैं दे आर डिनोटेड बाय z, ओके। एंड इंटीजर्स में आपको क्या बताया? 0, then there are negative ones till -infinity, and there are positive ones till infinity, ओके। तो 0 जो है इसको न्यूट्रल इंटीजर भी कहा जाता है। तो अगर ये स्टेटमेंट बोला जाए दैट 0 इज द ओनली इंटीजर दैट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट 0 इज
ये इस तरीके के स्टेटमेंट्स भी कई बार आ जाते हैं। वही है कि आपको मतलब टाइम नहीं गंवाना, यू शुड बी सो क्विक, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। Again, natural numbers, I told you 0 plus natural numbers plus 0 will give you a set of whole numbers. Then next is even, so all numbers divisible by 2, 2, 4, 6, 8. 0 क्या है? It is also even. -2, -4, they are also even. Fine. And please मेरी राइटिंग को सर से कंपेयर ना किया जाए, he has a very good hand writing. तो आई होप लेकिन आपको चीज़ें समझ में आ रही हो. आई विल ट्राई टू प्रेजेंट इट more neatly and more nicely. Then all the other numbers, they are odd, not divisible by 2. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ. Question is that natural numbers, you have to tell me true or false. Okay, natural numbers include negative values. Second statement is integers only consist of positive values. Third statement, even numbers are all divisible by 2. Odd numbers are also divisible by 2. Okay, तो true और false आपको बताना है. Next coming to prime numbers. Prime number क्या होते हैं? It is a natural number first of all that has no other factor besides itself and unity. यानी ऐसे नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर जिनके केवल दो ही फैक्टर हैं, एक तो वो खुद और एक 1. फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5. ओके, 2 के फैक्टर क्या हैं? 1 and 2. 3 के फैक्टर क्या है? 1 and 3. 5 का 1 and 5. ओके, आगे जाने से पहले थोड़ा सा एक और चीज़ देख लेते हैं. आई होप यू नो अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. फैक्टर्स या फिर जिसको डिवाइज़र भी कहा जाता है, वो क्या होता है? फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ इटसेल्फ, जिससे वो पूरा डिवाइड हो जाए ऑफ दैट नंबर. ओके, तो 2 कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 1, राइट? एंड मल्टीपल क्या होते हैं? अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर. जितने भी फैक्टर हैं उसके जो मल्टीपल होते हैं वो एक उसका मल्टीपल हो गया, है ना? तो 1 का मल्टीपल 2 है, 3 है, 5 है. ओके, ईच मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू अ ग्रेटर दैन द नंबर. ठीक है ना? फैक्टर जो रहेगा वो हमेशा या तो नंबर के बराबर या फिर लेस देन दैट नंबर रहेगा, और मल्टीपल जो रहेगा वो हमेशा इक्वल टू और ग्रेटर देन दैट नंबर रहेगा. अच्छा, इफ आई आस्क यू दैट डैश इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो आंसर वुड बी 1. ये बेसिक स्टेटमेंट्स है, बट इट्स जस्ट अ रिविजन फॉर यू. एंड एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ.
ओके। एंड लाइक आई सेड कि हर फैक्टर जो होगा वो उसका नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होगा, और नंबर ऑफ फैक्टर्स किसी भी नंबर के जो रहेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर आर फाइनाइट, है ना। अगर 6 है तो उसके 1 2 3 6 यही फैक्टर्स है ना, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। बट नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर कैन बी इनफाइनाइट। 2 का ले लो, 2 4 6 8, इट कैन go up till infinity, right? Every number is a factor of itself, every number is a multiple of itself. Fine. अच्छा, what is a perfect number? So perfect number is a number for which the sum of all its factors, सम ऑफ इट्स फैक्टर्स, जितने भी उसके फैक्टर है उन सब का अगर सम कर दिया जाए तो इट इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका 6, तो इसके फैक्टर्स हो गए 1 + 2 + 3 + 6 गिव्स यू 12, तो विच इज ट्वाइस ऑफ 6। ठीक है, तो अब वैसे एक फैक्ट ये भी है कि जो परफेक्ट नंबर आज तक पता चले वो टोटल 27 है, एंड अदर एग्जाम्पल्स आर लाइक 28। आई विल गिव यू मोर। ओके, तो अब आपको फैक्टर मल्टीपल परफेक्ट नंबर भी क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कुछ प्राइम नंबर्स के बारे में। वी वर स्टडिंग अबाउट प्राइम नंबर। तो एनी प्राइम नंबर दैट इज ग्रेटर देन 3, विच इज ग्रेटर देन 3, एंड इफ डिवाइडेड बाय 6, तो इट लीव्स द रिमाइंडर आइदर 1 और 5। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइम नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो 6k ± 1 और 6k ± 5 से। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी 6k ± 1 या 6k ± 5 हो वो प्राइम हो। इसका एग्जाम्पल है 25। सो दिस इज़ एन एक्सेप्शन। तो मतलब ऐसे कई सारे हैं, बट अगर कोई प्राइम होगा ओके ग्रेटर देन 3, तो जैसे फॉर एग्जांपल 5 हो गया, तो k की वैल्यू अगर 0 कर दो तो 6 0 ± 5, तो 5 इज़ अ प्राइम नंबर। ओके, अच्छा एक और चीज़ है जो आपको बाकी ऐसे मतलब सीसेट वगैरह की बुक्स में नहीं मिलेगी, दैट इज़ द सीव ऑफ इराटोस्थीन्स। तो आप क्या कर सकते हो ना, इफ़ यू वांट, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार ऐसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है, यू कैन मेमोराइज ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 एंड इट इज़ वेरी ईजी। आप सारे नंबर्स जैसे लिख दो अप टिल 100, राइट। तो इसमें से व्हाट यू विल डू कि सबसे पहले 2 छोड़ा, 2 के मल्टीपल्स हटा दिए, राइट। तो इस तरीके से देन फिर 3 छोड़ा, 3 के जितने मल्टीपल्स हैं हटा दिए, और आगे 9 वगैरह आया, इसको हटा दिया। देन 5 है तो 5 मल्टीपल रखा, फिर आगे जितने भी आए मल्टीपल्स उनको हटा दिया। सो व्हेन यू डू दिस तो आपको ऑटोमेटिकली दिस इज नोन एज द सीव ऑफ इराटोस्थीन्स। ओके, ऑल्दो इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, पर आप खुद भी इसको एक बार लिख सकते हो पूरा 1 to 100 का वो करके। इस तरीके से व्हेन यू प्रोसीड सो यू गेट द फ्यू प्राइम नंबर्स अप टू 100, और आप उनको चाहो तो याद कर सकते हो, राइट। ओके, अब प्राइम के अपोजिट कंपोजिट नंबर क्या होते हैं?
कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं दे हैव अदर फैक्टर्स बिसाइड इटसेल्फ एंड यूनिटी, यानी कि इसके केवल 2 फैक्टर नहीं होते हैं, जैसे 2, 3 का देखा, तो इसके अलावा भी होते हैं। फॉर एग्जांपल 4 हो गया तो 1, 2, 4, तो 1, 4 को छोड़ के दूसरे भी फैक्टर्स हो गए। 6 हो गया, 1, 2, 3, 6, तो 1 और 6 को छोड़ के 2, 3 भी हो गया। सो सच नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। अच्छा, 1 to 100 में मैं आपको बता दूं नंबर ऑफ प्राइम कितने होते हैं, तो देर आर टोटल 25। ओके, टोटल 25 प्राइम नंबर्स हैं। स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है? 2, एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज ऑल्सो 2, and 2 is the only even prime number. Why? क्योंकि उसके आगे तो जितने भी होंगे ऑब्वियसली 2 के मल्टीपल्स होंगे, इवन की डेफिनेशन ही यही है, तो वो सारे प्राइम मतलब नंबर नहीं रहेंगे, राइट? सो ऑल अदर प्राइम नंबर्स, every prime number except 2 will be odd. Every prime number except 2 is odd. ओके, अगला एक कंसेप्ट है ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर होते हैं ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस, 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। ठीक है, तो क्या हो गया, जैसे 3 और 5 हो गया। अच्छा, ये ट्विन प्राइम हो गए, और 11, 13 हो गया, है ना, ये आपके ट्विन प्राइम हो गए। देन अनदर कंसेप्ट इज को प्राइम। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स में ऐसे 2 नंबर, बट दे कैन बी प्राइम और कॉम्पोजिट, कोई भी नंबर हो सकता है। को प्राइम होने के लिए जरूरी नहीं कि वो दोनों नंबर भी प्राइम रहे, तो 2 प्राइम या फिर 2 कंपोजिट नंबर जिनका केवल 1 कॉमन फैक्टर है, हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, आर द को प्राइम नंबर्स। ओके, अब 4 और 15 देखो दोनों कंपोजिट है, बट इनके अगर आप फैक्टर्स देखो तो क्या है, केवल 1 है। कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपको अब बता देती हूँ इंटीजर से रिलेटेड भी। तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर, बताइए क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा या छोटा होगा? तो याद रखना, हर पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर, एंड 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, and 0 is larger than every negative integer. 0 खुद क्या है? I told you, neither negative nor positive, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो हम नंबर लाइन पे जितना पीछे की तरफ जाएंगे उतनी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, राइट? -5 लेस देन -2, जितना पीछे जाओगे उतना कम होता जाएगा, और जितना आगे जाओगे नंबर लाइन पे पॉजिटिव की साइड पे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। अच्छा, सिंपल कंसेप्ट, लेकिन वही 2p + c और +d के फॉर्म में आ जाएगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। जब भी कोई पॉजिटिव इंटीजर को आप ऐड करोगे तो हमेशा उस नंबर की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। व्हेनेवर अ पॉजिटिव इंटीजर इज एडेड, तो रिजल्टिंग इंटीजर जो रहेगा
इट इज ग्रेटर, रिजल्ट इज ग्रेटर देन द गिवन इंटीजर। और जब भी नेगेटिव इंटीजर को आप ऐड करोगे तो जो रिजल्ट रहेगा इट वुड बी लेसर देन द गिवन इंटीजर। और इसका उल्टा, जब हम पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो द रिजल्ट इज लेसर, और जब नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो द रिजल्ट इज ग्रेटर। प्लीज रिमेंबर दिस। नेगेटिव को अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो बढ़ जाएगा, ठीक है। एक चीज होती है एडिटिव इनवर्स, ये भी एक टर्म याद रख सकते हैं आप लोग, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि जब आप एक नंबर के उसको नेगेटिव से जोड़ते हैं तो इट गिव्स द सम एज 0, ओके। तो -3 and 3 आर देयर एडिटिव इनवर्स, इनका सम क्योंकि 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जब आप किसी नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हो उसकी जगह पे आप उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड भी कर सकते हो, राइट। ओके, आगे आते हैं फ्रैक्शन पे। तो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ द होल थिंग, ऑफ अ यूनिट या फिर ऑफ अ होल थिंग। अब ये क्या क्या हो सकता है, इसके टाइप देख लेते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन इज जब कोई फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो 1 से कम रहेगी, ओके। तो अगर सपोज ये एक सर्कल है, थोड़ा अच्छा बना लेते हैं इसको, ये सपोज आपका एक सर्कल है, इसका मैंने पार्ट कर दिया, तो ये यहाँ हो गया, बीच में कर दो, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि ये पार्ट जो है ये कितना हो गया उसका, इट इज़ हाफ, राइट। सो इट इज़ लेस देन 1। तो जब भी लेस देन 1 होगा इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन की कैसे समझ में आती है, द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर ऑलवेज, तो इसलिए इसकी वैल्यू इज लेस देन 1, ओके। फॉर एग्जाम्पल 2/3 हो गया, 6/7 हो गया, तो हमेशा न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम होगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा, जिसमें द वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 एंड द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब 5/4 हो गया, इट मीन्स 4 + 1/4 और 4/4 + 1/4, यानी कि एक तो पूरा पार्ट है, ये वाला सर्कल जो था इसके अगर 4 पार्ट कर दूं तो ये तो है पूरा प्लस 1/4 और है ना। तो इसलिए ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही जो है हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। तो व्हेन इट इज रिटन एज अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इट बिकम्स अ मिक्स्ड फ्रैक्शन and it gives you then a improper fraction. तो अगर मैं बोलूं कि अगर मान लीजिए कि 11/3, ओके, दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको मैं अगर ऐसे डिवाइड कर दूं, सो दिस कैन बी रिटन एज 3 2/3। सो ये क्या हो गया, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को मैंने लिख दिया एज द कोशेंट, दिस इज द कोशेंट, आई होप यू नो दिस, दिस इज द डिवाइजर एंड दिस इज द रिमाइंडर। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में, कोशेंट इनटू रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, ओके। देन देर आर सिंपल टर्म्स जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, उनकी वैल्यू सेम होती है, और अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 1/2 एंड 2/4 आर इक्विवेलेंट, 3/6 4/8। सो इन सबको अगर आप डिवाइड करो सेम नंबर से तो इट गिव्स यू 1/2। तो ये सारे जो हो गए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। देन अनदर टर्म
लाइक फ्रैक्शन, तो लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, इसमें डिनोमिनेटर सेम रहते हैं, ओके जैसे 1/15, 2/15, 7/15, तो लाइक फ्रैक्शन को आप कंपेयर इजीली कर सकते हो कि भाई डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, केवल न्यूमरेटर को कंपेयर करना है, तो जिसका ज़्यादा बड़ा न्यूमरेटर होगा वो आपका फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता है, ओके तो यहाँ पे आपको कंपेयर करना जो होता है वो आप सिंपल नहीं कर सकते। अगर मान लो कि आपका न्यूमरेटर सेम है, राइट, अगर यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो आपका टर्म छोटा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ओके तो 1/3 इज ग्रेटर देन 1/5 क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है, ओके अगर मान लो न्यूमरेटर भी अलग है, जैसे ये वाला केस था, तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें आप बेस को कॉमन बनाओगे, ठीक है, इनका एलसीएम लेके, तो एलसीएम इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके तो ये आपने बहुत ज़्यादा बचपन में किया होगा, है ना। 21 is the lowest common multiple, so we'll multiply both numerator and denominator with the same multiple, ठीक है ना। 14/21 and 5/7 becomes 15/21, easy to compare, अब पता चल गया कौन सा बड़ा है, तो आपका 5/7 की वैल्यू ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल बेसिक एकदम आपको अभी इसलिए बताया है कि है ना उस टाइम पे सोचना ना पड़े, ये सारी चीज़ें आप नॉर्मली उसमें नहीं देखोगे, सीधे आपको ट्रिक्स दे दी जाती है, भाई आपको सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स दे दिया, आपने एकदम से याद कर लिया n/2 n+1, लेकिन वहाँ पे आपको क्लिक ही नहीं कर रहा है कि क्या चीज़ क्या है, इसलिए हम थोड़ा शॉर्टकट में सारे बेसिक्स को एक बार देख रहे हैं। लाइक आई सेड ये अपना केवल एक बेसिक बनाई प्रिपरेटरी चीज़ है ना। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म कहा जाए फ्रैक्शन का तो वही होता है कि सपोज आपको यही दे दिया 14/21, तो इसको ऐसे फॉर्म में लेकर आ जाना, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऐसे फॉर्म में कि दे हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, तो यानी कि यही हो गया कि इसको 2/3, तो 2 और 3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना। तो अभी तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर आपका 7 हो गया, फाइन। डेसिमल नंबर्स की भी बात कर लेते हैं थोड़ी, तो आपका थोड़ा बहुत जो है नंबर सिस्टम के बेस आपके क्लियर हो जाएंगे, तो फिर क्वेश्चंस थोड़ा लगाना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो आपके जैसे बताया टर्मिनेटिंग हो सकते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग को आप इजीली एक रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो आपके फिर से दो तरीके के हो सकते हैं, दे कैन बी प्योर रेकरिंग, ओके जैसे कि 0.6666 हो गया, है ना। तो इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 0.6 के ऊपर बार, तो दिस इज अ प्योर रेकरिंग, एंड देयर कैन बी मिक्स्ड रेकरिंग। मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल्स कैसे हो गए, फॉर एग्जाम्पल 0.23333, है ना, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 0.23 के ऊपर बार आता है, ओके तो अगर इस तरीके के भी आते हैं वहां पे तो आप समझ सकते हैं, ओके। एंड देयर कैन बी नॉन रेकरिंग एज वेल, ये तो रेकरिंग के टाइप्स हो गए ना, एक नॉन रेकरिंग भी हो सकते हैं, एंड विच आर नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये वाले जो नॉन रेकरिंग डेसिमल्स होते हैं ना, जैसे पॉइंट, यही आपका ये पाई हो गया जैसे, है ना, तो उसकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल नॉन रेकरिंग है। तो ऐसे डेसिमल्स जो होते हैं दे आर इर्रेशनल नंबर्स। नॉन रेकरिंग डेसिमल्स को ही इर्रेशनल नंबर्स कहा जाता है, ओके।
आगे अब मैं आपको बता देती हूँ अबाउट द डिविजिबिलिटी टेस्ट. अगेन वेरी बेसिक कंसेप्ट फॉर द नंबर सिस्टम and hopefully we'll end this lecture over here itself. तो divisibility test क्या होते हैं कि ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर से डिविजिबल जितने भी नंबर्स हैं उनको आप बताओ, है ना. तो उसके डिविजिबिलिटी रूल्स आपको याद होने चाहिए. तो एक एक नंबर का देख लेते हैं. फर्स्ट द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1. तो 1 का जो है तो याद रखना दैट एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1. ओके, तो इसके लिए तो ज़रूरी नहीं है डिविजिबिलिटी टेस्ट. 2 का भी इजी है दैट ऑल द नंबर्स एंडिंग विथ 2, 4, 6, 8, 0 ये जितने भी होंगे वो सारे आपके डिविजिबल बाय 2 हैं. देन 3 का अगर देखें तो 3 इज ऑल्सो ईजी. वॉट यू हैव टू डू इज कि अगर जितने भी डिजिट्स हैं द सम ऑफ इट्स डिजिट जो भी नंबर है उसके सारे डिजिट्स का जो सम होता है इट शुड बी डिविजिबल बाय 3. ओके, तो फिर वो नंबर भी आपका डिविजिबल बाय 3 हो जाता है. एग्जाम्पल 308 देख लो, इसका डिजिट्स का सम क्या हो गया 11 हो गया. तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3. 309 देख लो तो ये हो गया 12, है डिविजिबल. एक एक नंबर भी देख सकते हो चाहो तो, है ना, मतलब ऐड करके भी आप उस तरीके से देख सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4. तो 4 के केस में लास्ट 2 डिजिट्स देखी जाती हैं. अगर लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाय 4, ठीक है, तो मान लो कि 2308, तो इसमें केवल ये लास्ट 2 डिजिट ये है 4 से डिविजिबल, तो हैंस डिविजिबल है. 2300 भी होता तो भी डिविजिबल है. ओके, और कौन सा इजी होता है 10 का, बहुत इजी, एंड्स विद 0. सिंपली 5 का भी उसका भी इजी है दैट एंड्स विथ 5 और 0, है ना, बहुत आसान है. अच्छा, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ अगर 6 पूछा जाए तो फिर इसके फैक्टर से डिविजिबल हो, है ना, ये भी कर सकते हो आप. तो 1 दैट इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3, तो दोनों के टेस्ट लगा दो तो आपको मिल जाएगा. 630 एग्जाम्पल, तो 2 से डिविजिबल है क्योंकि एंड्स विद 0. 6 + 3 इज 9, हैंस डिविजिबल बाय 3 एज वेल. ओके, और इजी होता है 8 का. 8 में हो गया कि लास्ट 3 डिजिट्स, ओके, लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8. ओके, 23000 तो ये डिविजिबल ही होगा. ओके, 24888 तो लास्ट 3 डिजिट्स केवल देखनी है. डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 ऑल्सो ईजी. सम ऑफ डिजिट्स जो है इसमें जैसे 3 का था उसी तरीके से 9 का है कि सम ऑफ डिजिट्स जो है उस नंबर की दे शुड बी डिविजिबल बाय 9. तो इसमें तो कोई बड़ा नंबर भी आप ले लो, किसी में भी ले लो, लेकिन आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर लगाने आते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाते हैं. ओके, तो इसका अगर ऐड करो सारे डिजिट्स इट इज़ 25, सो नॉन डिविजिबल. यहीं पे अगर होता 78534 तो ये 27 हो जाता, इट इज़ डिविजिबल बाय 9, है ना. डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 इज़ ऑल्सो ईजी. मैं सबसे लास्ट में आपको 7 और 13 का बताऊंगी. तो 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है
कि जितने भी डिजिट्स हैं, है ना, ए बी सी डी ई एफ मान लो, तो इसके जो ऑड वाले हैं, ये फर्स्ट ये यूनिट है, ये आपका थाउजेंड्स हो गया, है ना, और ये फिफ्थ पे आपका ये लाख वाला हो गया, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड कर दिया और फिर आपने इन तीनों को ऐड कर दिया, तो ऐड एफ प्लस डी प्लस बी एंड ऐड ई प्लस सी प्लस ए, ठीक है। और इन दोनों का फिर आपको डिफरेंस निकालना है, इनका डिफरेंस निकालना है। सो इफ द डिफरेंस इज 0 और इफ द डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 11, तो फिर उस केस में ये आपका नंबर जो है इट इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 2 कुछ भी ले लेते हैं, 2 1 4 3, तो इसका सम हो गया 4 और इसका सम हो गया 6, तो 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, हैंस नॉट डिविजिबल बाय 11। तो अगर इसकी जगह पे होता 2 3 4 3, सो दिस इज 6 एंड दिस इज 6, तो डिफरेंस इज 0, हैंस इट इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। अच्छा, अगर आपको बोला जाए डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 12, तो वही है कि 3 का निकाल लो, 4 का निकाल लो, तो आपको 12 का मिल जाएगा। अब टफ वाला देख लेते हैं, 7, वैसे ये भी बहुत टफ नहीं है, डिविजिबिलिटी रूल जो है इसका 7 का। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपका डिजिट है, ठीक है, जो भी आपका नंबर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द नंबर इज 1073, तो अब क्या करो, जो इसके यूनिट वाली जो है लास्ट डिजिट है इसको अलग कर दो और इसको इंटू 2 कर दो, ठीक है, तो ये आ गया आपका 6। अब इसको बाकी के नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा 107 माइनस 6, तो ये आ गया आपका 101। फिर से वही काम करो, इसको इंटू 2 करो और फिर सब्ट्रैक्ट करो, तो ये आ गया 10 माइनस 2 8, तो 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, तो हैंस ये नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। और इसकी जगह अगर होता 1071 मान लो, ठीक है, तो इंटू 2 सब्ट्रैक्ट यू गेट 105, फिर से किया इंटू 2, इसको करा सब्ट्रैक्ट, तो यू गेट 0, तो 0 इज ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 7, तो इसलिए ये आपका नंबर 1071 इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। अब वहां पे क्या है, अगर बहुत बड़ा नंबर आएगा तो आप बार बार बैठ के उसको थोड़ी ना करोगे, ठीक है, पूरा बैठ के डिवाइड नहीं करोगे। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी रूल फॉर 13, तो 13 का देखने के लिए क्या करते हैं कि लास्ट का जो डिजिट है उसको, लास्ट के डिजिट को आप उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करते हो। यहाँ पे आपने जैसे मल्टीप्लाई बाय 2 किया ना, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 4 करते हो और सब्ट्रैक्ट करने की जगह पे ऐड कर देते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे ये नंबर हो गया 2795, तो इसको आप ये लास्ट डिजिट को आप इनटू कर दोगे 4, यू गेट 20 एंड देन यू एड दिस टू 279, तो आ गया 299। फिर से आप वही काम करोगे तो यू गेट 36, तो 29 प्लस 36 इज, इसको ऐड कर दिया, राइट, तो यू गेट 65, तो 65 पता है कि इट इज डिविजिबल बाय 13, हैंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 13। ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो दिस वाज द डिविजिबिलिटी रूल। ये नंबर सिस्टम को हम आगे थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे, काफी बड़ा टॉपिक है और इसके क्वेश्चंस अब थोड़े से सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। सो दिस वाज ऑल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये हमने एक बेसिक चीजें कंसिडर की हैं, बट आपको ये समझ में आएगा कि इन बेसिक चीजों से ही कई सारे आपके क्वेश्चन जो है आप ट्राई करके देखिएगा। थोड़ा सा अगर हम वहाँ पे वही है प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉमन सेंस अगर थोड़ा सा लगाएं तो आपके हल हो सकते हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल। आई होप आपको अच्छा लगा हो। सो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन द कोर्स एंड सर विल बी टेकिंग some other classes, so hopefully you will enjoy it. Okay, so that was all. Thank you for watching. Have a nice day.